ओके, इस वीडियो में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ठीक है, और फिर डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या अप्लाई होता है। तो इस हवाले से जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। आप अगर इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आई वुड से कि आपको अकाउंटिंग में कभी कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ द फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है। सारी अकाउंटिंग जो है वो इसी डेबिट क्रेडिट के रूल पे बेस कर रही है। तो आपसे मैं क्या कहते हैं, बताते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले आपको पता ही है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस दैट के आपके पास यहाँ पे एक सर्टन अकाउंट इक्वेशन है जिसका नाम है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी एट ऑल पॉइंट इन टाइम। ठीक है, बैलेंस शीट में ये आइटम्स होती हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें रिपोर्ट होती हैं बैलेंस शीट में। At any point in time, all assets will equal to all liabilities plus equity. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर assets टोटल कंपनी के हैं 500 के और लाइबिलिटी एस इक्विटी फॉर एग्जाम्पल 200 की ये है और 300 की ये है, तो ये इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है, इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। आपको कभी भी यहाँ पे मिस बैलेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे से कि इक्वलिटी का साइन है, इसलिए हमेशा इक्वल होगी। आप जब भी किसी भी कंपनी की इक्वेशन निकालेंगे तो आपको ये चीज़ें उसमें नजर आएंगी। अच्छा, अब आते हैं जनाब के दिस वी कैन से दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी कैन से दैट, ठीक है, वी हैव नो प्रॉब्लम इन सेइंग दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है। डेबिट मीन्स राइट साइड, डेबिट क्रेडिट मीन राइट साइड एंड डेबिट मीन लेफ्ट साइड। दोनों का ये मतलब है, लातीनी वर्ड के ज़बान के ये वर्ड हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये इक्वेशन के मुताबिक डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से ये भी चीज़ बताती है। अच्छा, अगर ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, इक्वलिटी होंगी, इसका मतलब है कि अगर मैं एसेट साइज में कोई इंक्रीज करूँगा तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटी इक्विटी में से भी कोई चीज़ इंक्रीज होगी। अंडरस्टूड की बात करें, केस नंबर वन। केस नंबर टू, अगर एसिड साइड में अगर मैं कोई कमी करूँगा तो इसका मतलब है कि इस साइड पे भी कोई ना कोई कमी होगी, ठीक है, ये भी एक बात है। ये नंबर टू को केस हो गया। थर्ड केस में ये हो सकता है कि एसिड साइड में ही कमी पेशी हो जाए, ठीक है, कोई की यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो नील इफेक्ट आएगा। बेसिकली इट विल नॉट डिटेरियोरेट दिस इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें कि अगर 500 प्लस 20 और फिर -20 कर लें और यहाँ पे 200 प्लस 300 है, तो आपको पता है कि इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है। तो एक इंक्रीज हुई है, दूसरी डिक्रीज हुई है, तो इसके साथ में कोई जो है वो क्या कहते हैं इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी बैलेंस की बैलेंस रहेगी। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द डेबिट एंड क्रेडिट, हम ये इंक्रीज के केस में देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और तो उसका मतलब है कि ये भी इंक्रीज होगा। तो डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम ये भी चीज़ देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो हमेशा विल अफेक्ट इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। ये हमें कहाँ से पता चला? हमें इस इक्वेशन से पता चला कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, एनी ट्रांजैक्शन ठीक है, कुछ भी होगा, कुछ भी एक्टिविटी होगी, इट विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। तो ये बात हमें ध्यान में आ जाती है कि दो अकाउंट डिस्टर्ब होंगे। तो अगर एसेट साइड को इंक्रीज करूँगा तो लाइबिलिटी और इक्विटी में से कोई अकाउंट वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, और अगर मैं एसेट साइड में किसी को डिक्रीज करता हूँ तो लाइबिलिटी इक्विटी में से भी कोई अकाउंट डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं एक जनरल रूल यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। ये डायग्राम आप देख में रख लीजिएगा, ठीक है, इट विल वर्क फॉर यू मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आपको ये डायग्राम, ये टेबल जो है जो मैं ड्रा करूँगा, अगर आपको ये टेबल समझ में आ जाएगा
तो यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी इन अकाउंटिंग। एटलीस्ट अकाउंटिंग में आपको कोई मसला नहीं होगा। और अदर देन अकाउंटिंग भी आप जब भी फाइनेंस में या अकाउंटिंग के अदर कोर्स में जब देखेंगे तो यही रूल एप्लीकेबल होगा। जितने से जितने मर्जी एडवांस लेवल पे आप चले जाएं, अगर आपको ये रूल पता है तो आप अकाउंटिंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा होगा क्या कि यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें एसेट्स हैं, ठीक है, लायबिलिटीज़ हैं और इक्विटी है, ठीक है, फिलहाल ये 3 है। अगर मैंने एसेट साइज को इंक्रीज करना है तो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, मैं एक सर्टन रूल बना लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। अगर एसेट साइड को मैं इंक्रीज करूँगा तो मैं डेबिट करूँगा, इसको आप ध्यान में रख लें। एसेट साइड को इंक्रीज करने के लिए मैं डेबिट कर दूँगा। अगर मैं एसेट साइड को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करूँगा तो इस रिलेशनशिप की वजह से क्रेडिट साइड को इंक्रीज, जिनके वाली जो सेकंड जो लेग है इस इक्वेशन की, अगर मैंने इसमें इंक्रीज करना है तो व्हाट आई विल डू, क्रेडिट। तो यहाँ पे दोनों में से जो भी अकाउंट अफेक्ट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है। अगर हम कोई चीज़ इंक्रीज कर रहे हैं एसेट साइड में तो हम उसको डेबिट करेंगे। उसके अपोजिट जो उसका सेकंड लेग जो होगा, जो सेकंड अकाउंट जो अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली लायबिलिटी या इक्विटी में से होगा। तो अगर ये डेबिट हुए तो ये क्रेडिट होंगे इंक्रीज करने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखते हैं। अगर बताऊँ मैं डिक्रीज करने की बात बताऊँ तो अगर मैंने एसेट साइड को मैंने डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूँगा, ऑपोजिट, आई विल डू द ऑपोजिट। यहाँ पे मैंने डेबिट किया इंक्रीज के लिए, तो यहाँ पे डिक्रीज के लिए, कम करने के लिए मैं इसको कर दूँगा क्रेडिट, ठीक है। और टेबल को फॉलो करते हुए अगर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट है, तो ये डेबिट। आपने एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपको ये समझ लग जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको फर्दर एप्लीकेशन भी आपकी हो जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हाउ दिस वर्क्स आउट फॉर यू। अच्छा, अब यहाँ पे एसेट लायबिलिटी इक्विटी, ये तो ब्रॉड कैटेगरी से मैंने 3 अकाउंट्स मैंने 3 एसेट क्लासेस मैंने अकाउंट की क्लासेस मैंने डिफाइन की हैं। कुछ अकाउंट्स यहाँ पे हमारे पास एडिशनल हैं, ठीक है, इस लेवल पे समझने के लिए। एक है जी रेवेन्यू अकाउंट, एक है आपका एक्सपेंस अकाउंट, एक है जी डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। माइंड इसके स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब जनरेट होगा ऑब्वियसली जब सेल इंक्रीज होगी तो क्या पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, इक्विटी में इंक्रीज करेगा, ठीक है, इक्विटी इंक्रीज होगी। तो उसका मतलब है कि इक्विटी और रेवेन्यू एक ही साइड के अकाउंट है, एक ही टाइप के अकाउंट है, ठीक है। रेवेन्यू बेसिकली इक्विटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो सेम लॉजिक जो इक्विटी अकाउंट पर लागू होगी वही लॉजिक अफेक्ट होते हुएगी रेवेन्यू को, क्योंकि रेवेन्यू भी अगर इंक्रीज करना है तो वी विल क्रेडिट, ठीक है, और अगर डिक्रीज करना है तो वी विल डेबिट। ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अगर हम एक्सपेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो अब ये देखना है कि एक्सपेंस का बिहेवियर क्या है, एक्सपेंस अकाउंट का एक्चुअल बिहेवियर क्या है। एक्सपेंस अकाउंट बेसिकली आपकी इक्विटी को डिक्रीज करता है, कम करता है, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एंटायर इक्विटी अकाउंट है, इक्विटी के अपोजिट है। जो भी अकाउंट इक्विटी के अपोजिट है, इक्विटी के अपोजिट कौन से अकाउंट हैं, एसेट अपोजिट साइड पर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सपेंस आपकी इक्विटी को डिक्रीज करता है, उसके अपोजिट चलता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो इक्विटी अकाउंट से डिफरेंट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इक्विटी को इंक्रीज करने के लिए डेबिट कर क्रेडिट करते हैं तो एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। और डिविडेंड है सेम वे में, आप डिविडेंड आप कंपनी से पैसा निकालते हैं, डिस्पर्स करते हैं, पार्टनर्स में, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी प्रॉफिट है, तो उससे क्या होगा, आपकी इक्विटी कम होगी। तो ये भी अपोजिट टू द इक्विटी है, ठीक है, एंटर इक्विटी है। तो सेम केस विद द एक्सपेंस, जैसे आपने एक्सपेंस में किया, आपने डिविडेंड के साथ भी डिविडेंड को इंक्रीज करना है तो आप उसको डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर एक सिंपल सी लॉजिक के तहत यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे इसको क्रेडिट। तो ये चीज़ आपने फॉलो करनी है। जो ये जो रूल है
आपने इसको समझ लेना है, ठीक है। अगर आप ये रूल समझ लेते हैं, आपको समझने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए। इनिशियली आपको ये सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, डेबिट, क्रेडिट एंड क्रेडिट। अगर आप ये कर लेंगे, बाकी जो टेबल है वो आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा लॉजिक के तहत। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। अगर यहाँ पे डेबिट है, दूसरा कौन सी इंक्रीज होगा, तो लाइबिलिटी या इक्विटी है, ये क्रेडिट हो जाएंगे एज पर दिस रिलेशनशिप। आपके पास डेबिट और क्रेडिट का ही आ जाता है। बाकी सब चीज़ें जो हैं वो आपने उसके ऑपोजिट जो भी मैचिंग कॉरस्पॉन्डेंस आपकी है, आपने उसके मुताबिक करना है। यहाँ पे एक थर्ड कॉलम जो बनेगा, जिसकी जो अफादियत है आपको भी हो सकता है भी समझ ना आए, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस है। अब नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि जी आपके एसेट्स के जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं, और लायबिलिटी इक्विटी हैं वो इक्वेशन के क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो नॉर्मल बैलेंस का मतलब ये है कि नॉर्मली जनाब उस अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, ठीक है। नॉर्मली हम ये देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास इन्वेंट्री है, ठीक है, अगर दुकान में कोई सामान, हम दुकान की एग्जांपल लेते हैं, जनरल स्टोर की एग्जांपल लेते हैं, और जनरल स्टोर में उसके पास जो सामान है, मैंने के लिए सेल कर लिए, वो है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री से क्या हम मुराद है, उसके पास जो सेल के लिए जो चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, बिस्किट, ऑयल, ये सब चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब इसकी इन्वेंट्री है। और ये वो इन्वेंट्री का वो अकाउंट मेंटेन करेगा, पता चलेगा कि इन्वेंट्री कितनी है, स्टोर में कितना सामान डला होगा, उसकी एसेट कितने हैं, ठीक है। उस वाले से इन्वेंट्री का जो बैलेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। वी कैन ऑलवेज सेंस, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। यहाँ तो ज़ीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो से अप होगा, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अगर इन्वेंट्री के अकाउंट का जो बैलेंस है आपका हमेशा पॉजिटिव साइड पे रहना है, प्लस में रहना है। तो आपका अगर मैं टी अकाउंट, यहाँ पे अगर मैं टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेके जाऊँ, जो कि डेबिट क्रेडिट के मुताबिक भी आता है, अगर इन्वेंट्री अकाउंट में जाऊँगा तो ये डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। सेम लॉजिक आपने लेफ्ट साइड को, क्रेडिट साइड आपने सेम लॉजिक को फॉलो करना है। तो इन्वेंट्री का अकाउंट में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, हम इन्वेंट्री के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 500 से कर दिया डेबिट, 200 से डेबिट कर दिया। हमने कुछ सामान इन्वेंट्री से निकाला भी है, लेकिन आप ये देखें, हम जब भी कोई सामान निकालेंगे ये 500, 200, 700 से ज़्यादा का तो नहीं निकाल सकते, इससे कम का निकालेंगे ना। ये तो हो भी नहीं सकता कि 500, 200 है, 700 है तो हम 800 का सामान निकालें, वहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। हम जितने का होगा मैक्सिमम वो सारे का सारा ही निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे रहेगा। इस अकाउंट का बैलेंस इन्वेंट्री जो कि एसेट साइड का अकाउंट है, उसका जो नॉर्मली जो बैलेंस है, ठीक है, आम तौर पर वो डेबिट साइड में रहेगा। इन द सेम सेंस में आपके जो लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ हैं, उनके जो नॉर्मल बैलेंसेस है वो क्रेडिट साइड में रहेंगे। तो ये जो रूल है हम कहाँ से उधार ले रहे हैं, ठीक है, हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ये सेम इन 3 चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉलम है इंक्रीज वाला, आप उसको लॉजिक को फॉलो करें और सिंपली इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर दें, डेबिट, क्रेडिट, 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 डेबिट, डेबिट, ठीक है। सेम फॉलो कर दें, आपके पास ये थर्ड रिलेशनशिप आ जाएगा। कि आपने सिर्फ ये 3 जो वैल्यूज़ हैं ये डिफाइन करनी है, बाकी लॉजिक के तहत आपने टेबल खुद कंस्ट्रक्ट कर दें। वंस आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट का जो है वो मेन असूल है, आपने इसको दिन में रखना है। इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी हो तो डू लेट मी नो, ठीक है, मुझे बताइएगा तो मैं ठीक है सॉल्व द प्रॉब्लम।